ऑडिबल बेटा? यस सर। ओके, चलो अब केमिकल सबसे आसान चैप्टर्स में से है ये। अब इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम, अब इसमें दो तीन चीजें हैं। जैसे मान लो कि मैं आपसे बोलूं, क्या एटमॉस्फेयर में H2 है? बोलो। है। है। क्या एटमॉस्फेयर में O2 है? यस ठीक है, तो H2 भी है, O2 भी है, और H2O बनाने के लिए क्या चाहिए बता? H2 एंड O2। तो क्या बारिश हमेशा होती है? नहीं, हमेशा तो नहीं होती। हमेशा नहीं होती। फिर क्यों नहीं होती? मतलब हमेशा होनी चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन नहीं होता मैच। क्या नहीं होता? रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन मैच नहीं होता है। और कुछ कहोगे मनस्वी बेटा? डू यू वांट टू से समथिंग? भाई H2 भी है, O2 भी है, और दोनों के मिलने से पानी बनता है, तो प्रॉब्लम कहाँ है? चलो चलो, दो घरेलू एग्जाम्पल लेते हैं। तुम्हारे पास दाल भी है, चावल भी है, मिक्स भी कर दिया, खिचड़ी बन जाएगी क्या? नहीं सर। क्या करना पड़ेगा? हीट देनी पड़ेगी। पानी, हीट वगैरह। पानी, हीट, इसको ये कंडीशंस होती है। एक्सटर्नल फैक्टर्स। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। और यस सर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि तुमने उसको वो हीट प्रोवाइड की, वो एनर्जी प्रोवाइड की। तो साइंस में ऐसा बोला जाता है कि एवरी रिएक्शन टेक्स प्लेस एट अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल, जिसको कहते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। उसके पहले रिएक्शन शुरू नहीं होता है। तो अगर तुम कभी भी एनर्जी डायग्राम बनाओगे, एनर्जी ग्राफ, यहाँ पर लिखोगे एनर्जी, और एक्स एक्सिस में लिखोगे रिएक्शन कोऑर्डिनेट या रिएक्शन प्रोग्रेस। रिएक्शन कोऑर्डिनेट, तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ये हमारा रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, और इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांजिशन ट्रांजिशन स्टेट। तो ये जो एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, तो ये हमारे लिए बैरियर है। यहां से यहां रिएक्टेंट से लगा करके थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, इस एनर्जी को कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। यानी एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द प्रोसेस। तो ये प्रोसेस इसलिए नहीं होता क्योंकि एटमॉस्फेयर में वो एक्टिवेशन एनर्जी अवेलेबल नहीं है जो पानी बना दे। क्या बात समझ में आई? ठीक है, तो ये आप जरूर इसको कॉपी कर लेना। ये हो गया। और अगर आप एनर्जी डायग्राम बदल दें, मतलब एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस वही चीज लिख दी, लेकिन आपने ग्राफ ऐसा बनाया, तो ये जो आपने ये दिखाया, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। लेकिन ये जो ये डिफरेंस आता है ना, इसको कहते हैं डेल्टा एच। क्या बोलते हैं बेटा? डेल्टा एच। और थर्मोडायनेमिक्स याद करो, उसको क्या कहते हैं? एंथैल्पी चेंज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एंथैल्पी चेंज देखोगे तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट यानी लेस देन जीरो आएगा। ये डेल्टा एच क्या आएगा बेटा? ग्रेटर देन जीरो। एक्सो हो जाएगा। हाँ, तो इसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और ये क्या है अपने लिए? एंडोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, ये कॉपी कर लो बेटा। और वो पॉइंट क्या हाईलाइट करोगे? एवरी रिएक्शन टेक्स प्लेस एट अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल known as threshold energy. Before that, reaction does not start. सर, इन ग्राफ्स का कोई स्पेसिफिक नाम है? एनर्जी डायग्राम्स। डन बेटा? सर एक सेकंड। वो स्टेटमेंट जरूर लिख लेना बेटा कि एवरी रिएक्शन टेक्स प्लेस
at a particular energy level known as threshold energy. Yes. Sir, done. और इस चीज को, ये जो यहाँ पर लिखा हो, इसको आप क्रॉस कर देंगे और बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी इज नॉट अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर. Sir, done. Yes, sir. Done. अब देखो, अब थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ लिया. अगर हम थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़ते तो कुछ चीजें हम अभी नहीं कर पाते. अब जैसे ये एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक तो स्टूडेंट्स 9th-10th में भी पढ़ते हैं. इसके आगे की कहानी, यानी कि वेदर प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, वो डिसाइड नहीं करता है कि प्रोसेस फीजिबल है कि नहीं. याद है हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, उसमें डेल्टा जी पढ़ा, गिब्स फ्री एनर्जी. तो कौन है जो बताएगा कि प्रोसेस होगा कि नहीं होगा? थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा जी. कैन यू रिकॉल दिस? Yes, sir. ये किसकी कंडीशन है? फीजिबिलिटी की. प्रोसेस इज फीजिबल Spontaneous. इफ डेल्टा जी इज लेस देन 0. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इसको बोलते हैं. Spontaneous. ठीक है. सो जैसे मैं अगर अब एक ग्राफ बनाता हूं और इस बार मैंने यहाँ पर फ्री एनर्जी लिख दिया. पिछली बार क्या लिखा था बेटा? एनर्जी. अब क्या Energy. लिख दिया? फ्री Free एनर्जी. energy. और एक्स एक्सिस में वही रिएक्शन प्रोग्रेस, और ग्राफ मैंने ऐसा दिखाया. तो अब ये जो है, इस गैप को अब क्या बोलेंगे? Delta G. Am I correct? Yes. Yes. डेल्टा जी. डेल्टा जी या लेस देन 0 है कि ग्रेटर देन 0 है? Less. यानी ये ग्राफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है. इसका मतलब है, अच्छा इसका नाम मैं लिख देता हूं, इसको कहते हैं एक्सर्गोनिक. डिफरेंस देखना बेटा. एक्सर्गोनिक यानी ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की बात कर रहा है. दूसरा ग्राफ जो आप बनाओगे उसमें एक्स और वाई एक्सिस यही रखना आप, और केवल इतना हाईलाइट कर देना है कि दिस प्रोसेस वोंट अकर. Hmm. इसको बोलते हैं एंडरगोनिक. एंडरगोनिक प्रोसेस. ठीक है. तो हम यहां लिख देंगे स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस. और ये हमारे लिए क्या हो गया बेटा? नॉन स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को कई बार इरिवर्सिबल भी बोलते हैं बेटा. Yes, sir. Spontaneous, a process which takes place on its own after proper initiation. ठीक है. इनिशिएट करना जरूरी है. इनिशिएट करने का मतलब क्या होता है? यू हैव टू सप्लाई दिस एनर्जी. Okay. Sir, done. Yes, sir. Done? Done. Yes. Sir. अब इसमें एक छोटा सा नोट लिखिएगा बेटा. Most of the chemical reactions when carried out, most of the chemical reactions when carried out in a closed vessel, most of the chemical reactions when carried out in a closed vessel do not go to completion. Do not go to completion. ब्रैकेट में लिखना y. स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन क्यों उसको ऐसा बोलते हैं? बहुत सिंपल है बेटा. मान लीजिए कि आपने लिखा a प्लस बी गिविंग c प्लस डी. तुमने कंटेनर में a और b ले लिया. What will happen? A and B will start colliding with each other, right? Yes, sir. And when they collide, bonds will break, right?
बॉन्ड्स बन अगर ब्रेक होंगे तो फिर नए बॉन्ड्स बनेंगे। नए बॉन्ड्स बनने का मतलब क्या बन गया सिस्टम में? CND. Now C and D may collide with each other. When they collide, again bonds may break. And when bonds break, again new bonds will be formed. Possibly A and B आपको मिल जाएगा. तो reaction becomes a reversible reaction because reaction takes place when molecules collide with each other. When molecules collide with each other. अब somehow तुम ऐसा कर लो, मान लो कि तुमने जो है वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज लेट अस से गैस। मान लीजिए कि तुमने लिखा A+B और यहाँ पर C+D और ये गैस है, और तुमने क्या किया, ओपन कंटेनर रखा है, तो गैस क्या करेगी? उड़ जाएगी। गैस तो सिस्टम से निकल गई, तो क्या वापस कोलिजन करने के लिए अवेलेबल रहेगी? नहीं। इसका मतलब है ये इरिवर्सिबल बन जाएगी। क्या बात समझ में आई बेटा? यस ये इरिवर्सिबल बन गए। अब आप सोचो कई सिस्टम ऐसे होंगे, मान लो कि A+B तुमने मिक्स किया और मान लीजिए C और D प्रेसिपिटेट बन गया, यानी सेटल डाउन हो गया। क्या वो रिएक्शन में कोलिजन के लिए अवेलेबल होगा? नहीं, क्योंकि जो डिसॉल्व स्टेट में होगा, मान लो ये सब एक्वस है, सारे डिसॉल्व है, एक गैस बन के उड़ गई, इसमें सब डिसॉल्व है और ये डिसॉल्व एक्वस एक्वस एक्वस, और ये सेटल डाउन हो गया, तो दैट डी विल नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन। तो ये रिएक्शन भी क्या हो जाएगी बेटा? इरिवर्सिबल, राइट? ये भी रिएक्शन इरिवर्सिबल हो जाएगी, ये भी रिएक्शन इरिवर्सिबल हो जाएगी। ठीक है, तो अगर क्लोज्ड कंटेनर है तो मान लीजिए गैस बन भी रही है तो वो गैस बाहर नहीं जा सकती, वो कोलाइड करेगी जो भी वहां मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है। तो इस तरह से रिएक्शन क्या बन जाती है बेटा? रिवर्सिबल। ठीक है, थोड़ा बहुत पॉइंट समझ में आया बेटा? यस सर, आ गया पूरा। इसको भी आप लिख लो। सर लिख लिया। वाह, मनस्वी बेटा हो गया? सर एक मिनट। हाँ, आप प्रॉपर लिखो। हाँ, यस डन। चलो, अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। पहले वो लिखते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। आगे चल के केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर आएगा, उसमें भी इसका यूज होगा, 12th स्टैंडर्ड वाला जो चैप्टर है। इसमें लिखिएगा लॉ क्या है, वो लिखो बेटा। यस The rate at which a substance reacts, the rate at which a substance reacts is proportional to the rate at which a substance reacts is proportional to its active mass. Its active mass. Underline कर लो बेटा active mass. And the rate of a chemical reaction, is directly proportional to product of active masses of the reacting substances. Rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of active masses of reacting substances. लिख लिया बेटा? यस Yes. सर। पहली चीज तो व्हाट इज एक्टिव मास? व्हाट इज एक्टिव मास? बहुत सिंपल है, अपने को इसमें कोई टेंशन नहीं लेना है। फिर भी एक्टिव मास जो है जनरल में मैथमेटिकल डेफिनेशन आप लिख लो, ये होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इनटू एक्टिविटी कोफिशिएंट।
एक्टिविटी कोफिशिएंट। अपने सिलेबस में ये जो एक्टिविटी कोफिशिएंट है इसकी वैल्यू 1 है। कितनी है बेटा? 1। तो हमारे लिए एक्टिव मास का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, इसको हाईलाइट करके रखना है। अगर कहीं पर मान लीजिए सब्सटेंस ए दिया है तो उसका एक्टिव मास हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ए से, इसी को हम बोलेंगे एक्टिव मास या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इसको लिखो और अगेन यू रीड द लॉ। एक बार आप लॉ पढ़िए। सर पढ़ लिया। यस ठीक है, अब एक जनरल रिएक्शन लेते हैं। मान लीजिए कि ए मोल्स तुमने ए के ले लिए, बी मोल्स बी के ले लिए और रिएक्शन शुरू कर दी। ठीक है, तो अगर तुमसे इसमें हम रेट जो है वो इसका देखें तो रेट अपनी जो लॉ है उसके हिसाब से क्या आएगा बेटा? सर पहले प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा। हमने क्या किया? ए मोल्स ऑफ ए और बी मोल्स ऑफ बी हमने कंटेनर में ले लिए। ठीक है, रिएक्शन कराने के लिए दे विल स्टार्ट कोलाइडिंग विद ईच अदर। लॉ के हिसाब से जाते हैं तो लॉ क्या कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। रिएक्टिंग सब्सटेंसेस यहाँ कौन है बेटा? ए एंड बी, राइट। लेकिन कितने ए हैं? ए स्क्वायर। तो अगर हम इसको चाहें तो ऐसा नहीं लिख सकते ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। हाउ मेनी टाइम्स? ए टाइम्स, स्मॉल ए टाइम्स। बी को क्या लिख सकते हैं? कैपिटल बी प्लस कैपिटल बी प्लस कैपिटल बी। हाउ मेनी टाइम्स? बी टाइम्स। बी टाइम्स। और लॉ के हिसाब से क्या होगा? रेट उन सबका प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, उन सबका क्या? मल्टीप्लिकेशन। तो हम यहाँ क्या करें बेटा? उसकी पावर a multiplied by a multiplied by a, how many times? A times. So this will go where? जी, ठीक है। कई सारी बुक्स में ये लिखा होता है लेकिन आपको मालूम होना चाहिए पावर में क्यों जा रहा है। ठीक है, इनटू ये क्या हो जाएगा? एक्टिव मास ऑफ b टू द पावर b। समझ में आई मेरी बात बेटा? अब इसको तुम इसमें रेट जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट डालते हैं के, उसको कहते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलेंगे बेटा? रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट। ठीक है, अब होता क्या है कि भाई तुमने ये रिएक्शन जब शुरू कराई तो ए और बी जब रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट्स बनाएंगे, राइट। प्रोडक्ट्स मान लो पूरा रिएक्शन हो गया और प्रोडक्ट बन गए, तो ये आपके प्रोडक्ट्स बन गए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स में start colliding with each other and when they collide they will give A and B। रिएक्शन क्या बन गई बेटा? रिवर्सिबल रिएक्शन। और अगर रिवर्सिबल रिएक्शन बन गई तो हमारे लिए दो रिएक्शंस हो गई। एक्चुअली रिवर्सिबल रिएक्शन है क्या? दो रिएक्शंस एक साथ डील कर रहे हैं हम लोग। यही बात समझ रहे हो? एक फॉरवर्ड रिएक्शन और एक बैकवर्ड रिएक्शन। तो हम लोग ये जो रेट लिखते हैं ये हमारे लिए फॉरवर्ड रेट हो गया। तो ये जो केएफ होगा इसको बोलेंगे फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट। अब अगर तुमसे मैं बैकवर्ड के लिए रेट एक्सप्रेशन लिखने को बोलूं तो क्या लिखोगे? आर बी इक्वल टू के कैपिटल सी टू पावर स्मॉल सी ब्रैकेट में कैपिटल बी टू पावर स्मॉल बी। ठीक है, ये हो गया। ये क्या होगा बेटा? बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। बैकवर्ड रेट कांस्टेंट। अब मान लो मैं तुम्हें ग्राफिकली इसमें दिखाऊं तो ग्राफिकली जैसे तुमने स्टार्टिंग यहाँ मान लीजिए मैंने ग्राफ बनाया, रेट यहाँ पर लिखा और यहाँ पर रिएक्शन प्रोग्रेस दिखाई। तो इनिशियली आप देखोगे तो आपके पास केवल रिएक्टेंट्स थे, उनका रेट यहाँ कहीं होगा
और प्रोडक्ट का रेट यहाँ पर कहीं, प्रोडक्ट हाई नहीं तो रेट तो 0 होगा ना। बात समझ में आई बेटा? फिर क्या होगा, ए एंड बी का अमाउंट डिक्रीज करेगा तो रेट विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, फॉरवर्ड वाला, और बैकवर्ड का सी एंड डी विल कीप ऑन इंक्रीजिंग तो रेट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। फिर एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये दोनों मीट करेंगे, और जब मीट कर जाएंगे तो उसके बाद ये दोनों स्ट्रेट इस तरह चलेंगे। और जब ये मीट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम से पहले रेट्स क्या थे बेटा? अनइक्वल, और इक्विलिब्रियम पे आकर रेट्स क्या हो गए? इक्वल। और कॉन्सेंट्रेशंस उतनी ही होगी, क्या चीज? कॉन्सेंट्रेशन तो उतनी ही होगी। कॉन्सेंट्रेशंस उतनी होगी मतलब क्वेश्चन तो से कॉन्सेंट्रेशंस इक्वल होंगी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की? सर वो होंगी इक्वल। यस सर होगी। आप लोग ध्यान से देखो बेटा, अगर मैंने ये ग्राफ कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस, अगर मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया होता तो कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग में क्या है बेटा? रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट्स की किसकी? 0 है, प्रोडक्ट की 0 है। फिर धीरे धीरे रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, लेकिन इक्विलिब्रियम मान लीजिए अचीव भी हो गया, लेकिन आप सिचुएशन देखो, मैं आपको ग्राफ में ड्रॉ करके दिखाता हूं। मान लीजिए कि ये तुम्हारा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है, आर लिख दिया, रिएक्टेंट गिविंग प्रोडक्ट ऐसा दिखा रहा हूं, और ये प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। ठीक, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, सिचुएशन ऐसी होगी बेटा, ये आप समझे क्या हुआ? मतलब वो सिर्फ एक पॉइंट पे इक्वल हुए, फिर नहीं होंगे इक्वल। इक्वल की बात ही नहीं है, ये बात है कॉन्सेंट्रेशंस कांस्टेंट हुए। क्या हुए? इक्वल नहीं हुए। मेरी बात समझने की कोशिश करिए। एक और ग्राफ लो, कम हुआ, थोड़े टाइम बाद कांस्टेंट हो गया, बड़ा, थोड़े टाइम बाद कांस्टेंट हो गया। कब वो कांस्टेंट हो गए? इक्विलिब्रियम पे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कॉन्सेंट्रेशन वाला जो ग्राफ है, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस ये टाइम इधर लिख दो, है ना, इधर टाइम लिख दो। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे कॉन्सेंट्रेशंस रिएक्टेंट की कम हो रही है और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है। जैसे ही तुमने इक्विलिब्रियम अचीव किया, कॉन्सेंट्रेशन चेंज होना बंद हो गई, क्योंकि अगर कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगी तो क्या चेंज होने लगेगा? रेट। लेकिन रेट तो इक्वल हो चुका है। रेट अगर इक्वल हो गया तो फिर कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होगी। तो मैं ऐसा सोचो कि मान लो तुम्हारे पास जो है 100 रुपए है और मेरे पास, या तुम्हारे पास 0 रुपए है और मेरे पास 1 लाख रुपए है। ठीक, तो मेरे पास पैसा ज्यादा है, मैं तुम्हें पैसा दूंगा। मैंने तुम्हें मान लो दे दिया 20,000 दे दिया। ठीक, 20,000 तुम्हें दे दिया। अब 20,000 तुम्हें दे दिया तो तुम्हारे अंदर भी कैरेक्टर डोनर का आ गया, तुम केवल एक्सेप्ट क्यों करोगे? तो तुमने उस 20,000 में से मेरे को 1,000 वापस कर दिए। ठीक, यानी प्रोसेस शुरू हो गया दोनों तरफ से। अब मैं शुरू में तुम्हें 20,000 दे रहा था, फिर मैं तुम्हें जो है थोड़ा कम पैसा दूंगा, लेटर से 18,000 दूंगा। तुम्हारे पास और पैसा आया, तुमने पहले मुझे 1,000 दिया था, अब मुझे आप ज्यादा दोगे, लेटर से आप 5,000 दे दोगे। एक स्टेज ऐसा आएगा जब तुम मुझे जितना अमाउंट दे रहे होगे उतना ही अमाउंट मैं तुम्हें दे रहा हूँ। मेरी बात समझ में आई?
यानी तब ना तो तुम्हारी जायदाद कम हो रही है ना मेरी बढ़ रही है, कोई चेंजेस नहीं हो रहे हमारी प्रॉपर्टी में, हमारे पैसे में कोई चेंजेस नहीं हो रहे। और रेट जो है, लेट अस से मैं आपको दे रहा हूं मान लो 8,000, आप भी मुझे 8,000 रुपीज वापस कर रहे हो, तो मेरा पैसा भी नहीं चेंज हो रहा है, आपका भी पैसा चेंज नहीं हो रहा है, वो जो लेन देन हो रहा है वो इक्वल हो गया, रेट्स इक्वल हो गए। क्या हमारे पैसे भी इक्वल हो गए उस टाइम पे? नो सर। पैसे इक्वल नहीं हो भी सकते, मतलब हो सकता है एक ग्राफ ऐसा बन जाए जिसमें ऐसा हो जाए, वो लकली ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या तुम हर बार बोलोगे? नहीं। No, यानी कॉन्सेंट्रेशंस वाले 3 ग्राफ बना सकते हो, लेकिन रेट का एक ही ग्राफ है जब इक्वल रहेगा। क्या बात समझ में आई बेटा? यस सर। अच्छे से इस चीज को लिखना कि आफ्टर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस बिकम कांस्टेंट। वर्ड पे ध्यान देना, इक्वल नहीं होते, कांस्टेंट हो जाते हैं, इसको हाईलाइटेड वे में लिखना। और एट इक्विलिब्रियम एंड आफ्टर इक्विलिब्रियम रेट्स बिकम इक्वल। ये डिफरेंसेस को ध्यान से रखना, अच्छे से लिखो इसको। Sir, done. Very good. Yes. Now, at equilibrium, we have said that RF is equal to RB. Rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. अब इसमें substitute कर दो, KF A to the power A, B to the power B, KB, C to the power C, D to the power D. अगर इसमें तुमसे बोला जाए कि KF अपॉन KB की वैल्यू निकालो, तो तुम इसमें बोलोगे C to the power C, D to the power D, A to the power A, B to the power B. कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें? ये जो KF है ये कांस्टेंट है, KB भी कांस्टेंट है, तो रेशियो भी क्या होगा बेटा? कांस्टेंट। इसको हम नाम देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको के इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हैं, के इक्विलिब्रियम। सिंस ये कॉन्सेंट्रेशंस का रेशियो है, इसीलिए कई बार इसको हम लोग केसी भी लिखेंगे, ठीक है? के इक्विलिब्रियम यहाँ क्या इंडिकेट कर रहे हैं? केसी। सी मींस कॉन्सेंट्रेशन। जनरली जो रेट कांस्टेंट होते हैं उसको स्मॉल के से लिखते हैं, और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसको कैपिटल के से लिखते हैं। और ये जो कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, ये कॉन्सेंट्रेशंस तो हैं, लेकिन ये कब की कॉन्सेंट्रेशंस है बेटा? इक्विलिब्रियम की कॉन्सेंट्रेशंस, ठीक है? सो वी हैव टू बी केयरफुल, ये कॉन्सेंट्रेशंस इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस हैं। हो गया। वेरी गुड। अब दूसरी चीज, ये जो रेशियो है ये आप कभी भी निकाल सकते हो, लेकिन वो रेशियो केसी के बराबर तभी होगा जब वो कॉन्सेंट्रेशंस इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेट। किसी और टाइम पे अगर तुम रेशियो निकालोगे, ये किसी टाइम टी पर मान लीजिए आपने निकाल दिया, तो उसको हम केवल इंडिकेट करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन कोशेंट लिखते हैं इसको, कॉन्सेंट्रेशन कोशेंट क्यूसी। यानी कि क्यूसी और केसी कब इक्वल हो जाएंगे बेटा? एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, याद रखना, जितने भी केस आप लिखोगे ना, केएफ हो गया, केबी हो गया, ये केस, ये सब ये किस पे डिपेंडेंट है? ओनली ऑन टेम्परेचर। आगे चल के हम रिलेशन पढ़ेंगे बेटा आर्यनियस इक्वेशन।
के थ्रू काफी कुछ एक्सप्लेन करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में, पर तब तक के लिए याद रखेंगे कि जितने भी रेट कांस्टेंट्स हैं, जितने भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं, ये सब किस पे डिपेंड करते हैं? ओनली ऑन टेम्परेचर। बी केयरफुल, नहीं तो वो कई बार आपको कंसंट्रेशन चेंज कराकर फंसाएगा। आपको फंसना नहीं है, केवल याद रखना है कि ये कांस्टेंट रहेगा हमेशा। ये रेट रेशियो के बराबर, कंसंट्रेशन रेशियो के बराबर हुआ अगर कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। ठीक है। अब इसमें दूसरा पॉइंट, मान लीजिए कि सारे जो सब्सटेंसेस हैं वो गैस फेज में दिए हो, यानी कि इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व्स gaseous phase. If equilibrium involves gas phase, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, जितने भी हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो सब पार्शियल प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएंगे। उनको हम क्या बोल देंगे, तो हमारे लिए पार्शियल प्रेशर हो जाएंगे। तो इट्स लाइक पीवी स्क्वायर एनआरटी आपने लिखा, तो आपका जो P है इज इक्वल टू N अपॉन V RT। तो अब बिकॉज टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही रखना है, क्योंकि इक्विलिब्रियम आपका जो है, जितने भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं या रेट कांस्टेंट सब टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, हम लोग P प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन कर देंगे। बात समझ में आई बेटा? सीरियस। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, जहां जहां कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स थी वो सब पार्शियल प्रेशर हो जाएंगे। पार्शियल प्रेशर ऑफ C टू द पावर C, पार्शियल प्रेशर ऑफ D टू द पावर D, पार्शियल प्रेशर ऑफ A टू द पावर A, पार्शियल प्रेशर ऑफ B टू द पावर B। लेकिन ये सब पार्शियल प्रेशर्स कब की होनी चाहिए? एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम। और इसको हम नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल देंगे K। ठीक है, ये भी आप लिख लो बेटा। सर प्रीवियस पेज में सर QC क्या था? रिएक्शन कोएफिशिएंट। लिख लिया सर? एक मिनट। यस सर। हो गया ना? इसमें एक और चीज मैं बताऊंगा। अच्छा पहले ये कॉपी। यस सर। हो गया। अब इसमें जो दूसरी चीज है वो ये कि बिकॉज अगर गैस फेज में सब्सटेंसेस हैं तो सबके लिए हम फॉर्मूला ये लगा सकते हैं, राइट? तो अगर मैं इसमें सीधे सीधे लिख देता हूँ P इज इक्वल टू, तो ये CRT बन जाता है N अपॉन V, यानी मोल्स अपॉन वॉल्यूम में कॉन्सेंट्रेशन हो गया। ठीक है। अब इसमें आप कुछ भी लिखो, PA लिख दोगे तो उधर क्या कर देंगे, CART। PB लिख दोगे तो क्या कर देंगे, CBRT, राइट? PC इसी तरह से पार्शियल प्रेशर CCRT, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ A भी लिख सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट B भी लिख सकते हो, वो केवल मैंने कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया वहां पर। आप यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट D लिख दो या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ T, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो प्रीवियस इक्वेशन जो आपने लिखी है KP की। तो आप देखोगे तो KP इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C RT टू द पावर C, concentration of D RT to the power D upon concentration of A RT to the power A, concentration of B RT to the power B। अगर इसका RT आप हटा दो, बिकॉज RT आपका इसमें कॉमन हो जाएगा, तो RT अगर देखोगे तो उसकी पावर में आपको नजर आएगा C प्लस D माइनस A माइनस B। यस। और बाकी कॉन्सेंट्रेशंस हैं उनको स्क्वायर ब्रैकेट करके लिख दो तो ऐसा नजर आएगा। पूरा लिखने की तो जरूरत नहीं है बेटा, समझ में आया? यस। ठीक है, सीधे सीधे ये बन रहा है। अब ये बन गया तो आप इसमें इस पार्ट को पहले से जानते हो कि ये कैसी RT टू दी पावर, इसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा N, यानी कि प्रोडक्ट की जो गैसियस कंपोनेंट्स हैं माइनस
रिएक्टेंट के जो गैसियस कंपोनेंट, ये आपका आ गया रिलेशन बिटवीन केपी एंड KC. इसको भी लिख लो बेटा। इसमें कई बार बहुत आसान से क्वेश्चंस आ जाते हैं बेटा, तो अनफॉर्चुनेटली वो हम मिस्टेक कर देते हैं उसमें। इसमें जैसे डेल्टा एन जो है, वो डेल्टा एन 0 भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो निगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, इंटीजर, वो सब सारी पॉसिबिलिटीज है डेल्टा एन की। अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो जाती है तो इसका मतलब है केपी और KP equal केसी to क्या हो KC. जाएंगे बेटा? Same. सेम हो जाएंगे। ठीक है, यूनिट्स का बड़ा ख्याल रखना है। यूनिट्स में कई बार मिस्टेक कर देते हैं हम लोग, तो यूनिट्स के बारे में आप जैसे केपी का यूनिट देखोगे प्रीवियस, उसमें आप देखो ये सारे पार्शियल प्रेशर के टर्म्स हैं। तो अगर तुम इसमें यूनिट निकालो एटीएम 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 एटीएम, तो तुम्हें नहीं लगता, कैंसिल मत कर देना, ये क्या हो जाएगा। नहीं तो कई बार क्या होता, बोला एटीएम एटीएम मैंने सब कैंसिल कर दिया, ना ना, वो तो आप पावर एडिशन, पावर यहाँ ऊपर जाएगा, सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा। यानी कि केपी का यूनिट क्या निकलेगा बेटा? एटीएम टू द पावर Delta डेल्टा N. है। इसी तरह से केसी कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन क्या है यहाँ पर आपका? मोल्स पर लीटर, तो ये हो जाएगा मोल्स पर लीटर टू द पावर डेल्टा है। तो बी केयरफुल जब आप यूनिट्स में डील कर रहे हो केपी और केसी के। एक क्वेश्चन लिखो। For the reaction, for the reaction, N2 gas plus 3H2 gas giving 2NH3 gas. Value of Kp is 3.6 into 10 raised to minus 2 at 500 Kelvin. What is the value of Kc for the reaction at same temperature? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। राइट योर आंसर इन चैट बॉक्स। यू कैन यूज कैलकुलेटर बेटा। So value of R. सर केपी एटीएम में है ना? अच्छा हाँ, एटीएम, उसका यूनिट मेंशन नहीं, एटीएम वाला यूनिट है, बिल्कुल सही। ओके ओके। एटीएम वो यूनिट मोस्टली देता है, एटीएम वाला ही लीजिए। आर की वैल्यू आप ले लो 0.0821। ये बिकॉज यूनिट यहाँ लिखी नहीं, इसलिए आई एम गिविंग यू द वैल्यू ऑफ आर।
बहुत केयरफुली आंसर लिखो बेटा, हाँ चीजों के, चेंज कर दिया। हाँ हाँ अंडरस्टैंड, बट उसी के लिए मेरी एडवाइस है कि क्योंकि अटेम्प्ट हमको एक ही मानकर चलना है, तो जब भी हमारा आंसर चेंज होता है तो अपने माइंड में लाना है कि दिस इज माय सेकेंड अटेम्प्ट। वो जब तक नहीं आएगा माइंड में तो एक्यूरेसी नहीं हो पाएगी। यस डिस्कस कर लें। यस सर। तो बहुत ही सिंपल है। पहले क्वेश्चन में तो सीधे सीधे आपका डेल्टा एन कितना है बेटा, डेल्टा एन जी -2 है ना। यस सर। केपी इज इक्वल टू के सी आर टी टू दावर -2 रख दिया। केसी निकालना है आपको बिकॉज केपी दिया हुआ है, तो ये 3.6 इंटू 10⁻², और ये जो ये -2 दिख रहा है वहां +2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.0821 500, और ये स्क्वायर हो गया। ये मेरे ख्याल से सबने आंसर सही से दिया है, ये करीब 60.66 आपका निकलेगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। इस वाले में भी सेम वे में आप डील करेंगे। यहाँ पर डेल्टा एन जी कितना निकला बेटा, -1। तो केपी इज इक्वल टू के सी आर टी टू दावर -1, तो के सी अपॉन केपी का वैल्यू क्या आया, R2। हाँ ठीक है। चलो यस सर।